17 जनवरी। तो आज मैं ये वीडियो 11 जनवरी को अपलोड कर दूंगी, तो ये आपको 17 जनवरी पे देना है। मतलब आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो 17 जनवरी के सुबह 9 AM को आप अटेम्प्ट करोगे इस पेपर को। तो 16 के इवनिंग में आपको ये टेस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो देखते हैं सिलेबस। टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, जितना हो सके उतना कम टाइम में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हमने फंडामेंटल ज्योग्राफी और जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है वो सब हमने देखा था। अब इसमें देखने वाले हम इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी देखने वाले, साथ ही साथ वर्ल्ड भी देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं MCQ प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि PYQ है वर्ल्ड ज्योग्राफी के, मतलब वर्ल्ड की जो मैपिंग है उसके PYQ, साथ ही साथ करंट इश्यूज वाले जो एरिया, जो न्यूज़ में ज़्यादा प्लेसेस रहे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वेट करिए, 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगा। तो चलो देखते हैं सिलेबस। हाँ, और वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, प्लीज़ फॉलो करना। उसमें बहुत मेहनत लगी है, मैंने अपने अकॉर्डिंग ही बनाया। जैसे कि मुझे भी 2025 का प्रीलिम्स देना है तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, तो प्लीज़ आप भी उसे ज़रूर देखें। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हम सिलेबस देखेंगे। यहाँ पे जस्ट थीम दी है, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है सिलेबस का, और यहाँ पे सोर्सेज बताए उन्होंने कहाँ से क्या पढ़ना है। यहाँ पे न्यूज़पेपर के बारे में, यहाँ पे आर्टिकल्स, और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट आर्टिकल लगते हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ। और यहाँ पे भी बुक्स लिस्ट ही बताई है। तो यहाँ पे NCERT पे देखोगे, 12th NCERT ज्योग्राफी, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमिक। तो यहाँ पे ये 12th की NCERT है ज्योग्राफी की। 2 NCERT बेसिकली आपको यहाँ पे, सॉरी 12 हो गई ना, 2 NCERT आपको बेसिकली फॉलो करनी है। तो यहाँ पे ये देखा हमने। सेकंड है यहाँ पे 12th NCERT फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी। बहुत इजी है, लैंग्वेज भी बहुत इजी है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी GC लियोंग का भी है। और ये ICSE 9th एंड 10th टोटल ज्योग्राफी, यहाँ से भी पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे है ओरिएंट, ये एटलास आप ऑक्सफोर्ड का या ओरिएंट का भी फॉलो कर सकते हो। फिर विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल भी है, वो चाहे तो आप पढ़ सकते हो। क्विक रिवीजन मटेरियल भी है विजन का। तो ये इनकी टेस्ट सीरीज है, तो इन्होंने अपना भी मटेरियल यहाँ पे ऐड किया है। तो इट्स अप टू यू, ओके। तो यहाँ पे NCERT तो बिल्कुल फॉलो करना, मैं तो NCERT ही पढ़ती हूँ, तो आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग। GC लियोन आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो NCERT को तो बिल्कुल स्किप मत करो, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड NCERT बुक्स ऑफ ज्योग्राफी 6, 7, 8 आपको ये भी पढ़ना है तो ये भी पढ़ सकते हो। बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो वो बेसिक के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और डाउन टू अर्थ मैगजीन है, और इनके आर्टिकल्स भी आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कुछ चीज़ें जो होती है डायरेक्टली UPSC के प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो आपको अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई डाउन टू अर्थ वाला आर्टिकल आपको दिख जाए तो पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट्स भी दिए रखी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, और इसके रिपोर्ट्स भी होते हैं, तो वो भी पढ़ना है। यहाँ पे न्यूज़पेपर आप अपना पढ़ ही रहे होंगे, कोई द हिंदू पढ़ रहा होगा, कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा होगा। मैगजीन है यहाँ पे योजना कुरुक्षेत्र, PIB साइट भी लोग फॉलो करते हैं। तो ज़्यादा मत फॉलो करना, मैं तो यही एडवाइस करूँगी जितना लिमिटेड आप सोर्सेस रखोगे उतना आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी यही लाइव मेन TVO है, मैगजीन लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वीकली, फ्रंट लाइन, इंडिया टुडे, तो ये देख लेना। लाइव मेंट के आर्टिकल अच्छे होते हैं, तो जो भी रेलिवेंट लगे आपके सिलेबस से वो पढ़ लेना आप, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है वर्ल्ड में जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो पहले तो थीम देखो, यहाँ पे इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो यहाँ पे वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी इकोनॉमिक एंड ह्यूमन पर्सपेक्टिव से हमें पढ़नी है, और हमारी इंडिया की भी पढ़नी है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर एंड एग्रो क्लाइमेट रीजन, तो ये भी हमें पढ़ना है। यहाँ से भी आपको पता है ना कि आते हैं क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। फिर है इंडस्ट्री एंड लोकेशन फैक्टर, कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्री लोकेट करती है, तो वो लोकेशन हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इनकी फैक्ट्रीज भी कहाँ पे लोकेट करती हैं, सॉरी इंडस्ट्री एंड लोकेशन फैक्टर वही हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। फिर हमें देखना है यहाँ पे वर्ल्ड का पॉपुलेशन, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, रेसेस, ट्राइब्स, सेटलमेंट एंड माइग्रेशन। तो यहाँ पे देखो, ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि कौन सी कंट्री का ज्यादा पॉपुलेशन है। तो वर्ल्ड में तो हम ही हैं, मतलब इंडिया ही टॉप करता है, उसके बाद चाइना आता है। तो ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और डेंसिटी कौन सी है, ज्यादा डेंसिटी इंडिया वाली भी आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड की भी पता होना चाहिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी ट्राइब, एक तो देखो ये यहाँ पे ट्राइब जो होती है ना, ट्राइब जो न्यूज में है तो वो आप कर लेना, चाहे वो अमेजोन वाली जो ट्राइब्स होती हैं, कोई तो ट्राइब है उसका नाम मैं भूल गई अमेजोन की, वो काफी न्यूज में रही थी क्योंकि अभी वो एक्सपोज हो रही है। वो ट्राइब के लोग जो है, पहले वो बहुत ही अपने आइसोलेट रहते थे, लेकिन अब वो एक्सपोज हो रहे हैं। अगर आपको नाम पता है उसका तो कमेंट सेक्शन में बताना, वरना तो मैं बता दूंगी बाद में, तो अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो जो ट्राइब्स आपकी न्यूज में रहती है तो उससे रिलेटेड, हालांकि इंडिया की तो आपको करना ही करना पड़ता है, लेकिन आपको वर्ल्ड की भी देखनी चाहिए कि अभी अफ्रीका वाली भी ट्राइब्स न्यूज में थी, अमेजोन वाली ट्राइब्स न्यूज में थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और माइग्रेशन, इसके लिए कन्वेंशंस और ये सब क्या है, रिफ्यूजी के लिए कन्वेंशन क्या है, तो ये आप सब पढ़ोगे उसमें, तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है मैप बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि लोकेशन है, लोकेशन ऑफ स्टेट, सिटी, कोई सिटी जैसे कि अपोलो, उससे पूछा था, सीरिया भी बहुत न्यूज में है ना। तो इससे ये हम कवर करेंगे, जो हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज होगी ना, तो उसमें हम कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, और आप अगर इसको फॉलो करोगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ। फिर ज्योग्राफी की जो भी मैपिंग है ना, मैं सब मैपिंग करवाने वाली हूँ। उसमें से लास्ट ईयर मैंने जब किया था तो 3 क्वेश्चन सही हुए थे उसमें से, लेकिन आप अगर इस बार फॉलो करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन गारंटी है कि क्लियर ही होंगे, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने लिया है, मतलब मैं बना रही हूँ इतने डिटेल में। अब मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी 2025 की देनी है, तो इसलिए आप फॉलो करना। तो पहले तो हमें देखो यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वर्ल्ड के, वो एक तो लोकेशन देखना है, जो सिटी न्यूज में है, जो प्लेसेस न्यूज में है उनका लोकेशन पहले देखेंगे। फिर मिनरल्स, इंडस्ट्रीज अगर वो न्यूज में है तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर कोई सिटी है तो उसके बॉर्डर एरिया भी हमें देखना होता है। कोई अगर मान लीजिए कोई कंट्री है तो उसके बॉर्डर एरिया, वहाँ की रिवर्स, वहाँ के फिर लेक्स, कौन से लेक आते हैं, तो ये सब हमें डिटेल में करना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर है, टाइपोलॉजी एंड मेजर क्रॉप्स। देखो क्रॉप्स से तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हर साल की तरह, मतलब हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मेजर एंड माइनर क्रॉप्स में पता होना ही चाहिए कि मेजर क्रॉप में कौन से क्रॉप आते हैं। फिर कैश क्रॉप भी आपको पता होना चाहिए कि क्रैश क्रॉप मतलब कैश क्रॉप जो है कहाँ पे उगाए जाते हैं, उनका एरिया पता होना चाहिए, मतलब लोकेशन पता होना चाहिए। उसके लिए सॉइल कौन सी होती है ये भी पता होना चाहिए। और फिर इसके लिए उसका जो बोर्ड होता है, तो जैसे टी बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, तो वैसे ही बोर्ड पता होना चाहिए। कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो इस तरह से आपको डिटेल में आप पीवाईक्यू देखोगे ना, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो ग्रोन इन इंडिया, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, फिर इसके लिए क्लाइमेट कितना लगता है, टेम्परेचर कितना लगता है, फिर रेनफॉल जो होता है वो कितना, रेनफॉल कितना जरूरी होता है, तो ये आपको यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है।
तो ये हो गया एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। फिर लैंड फॉर्म्स एंड लैंड यूज पैटर्न, फिर जो लैंड फॉर्म्स, कैसे लैंड फॉर्म्स होते हैं, कैसे कौन सी लैंड यूज की जाती है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एक्वाकल्चर। तो इसमें भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स आए हैं। तो वो इनिशिएटिव जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। काफी चीजें यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ने लाई है, तो आपको वो मिशंस और इनिशिएटिव्स आपको यहाँ पे डिटेल में करना है। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्स, मतलब ये तो थोड़ा सा पार्ट ये वाला है ना, ये करंट एसोसिएटेड है, तो आपको इसे करना ही पड़ेगा। वाटर रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी, पोटेंशियल, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, पावर्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वेटलैंड्स, इंटरलिंकिंग रिवर। अभी का जो केन बेतवा वाला जो है वो काफी न्यूज में है, तो अभी आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये न्यूज में है तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो निकल के आने के चांसेस हैं। एक तो लेक्स, रिवर्स, डैम्स भी है, और इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं, और वेटलैंड्स तो आपको हर साल न्यूज में रहते हैं, तो वेटलैंड्स तो पता ही होना चाहिए। और ये वेटलैंड से रिलेटेड रामसर कन्वेंशन है, तो वो भी आप करोगे। मिनरल रिसोर्स, इसका क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से मिनरल कहाँ पे पाए जाते हैं, ये तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी करना है हमें, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी करना है। अगर कोई स्टेट का कर रहा है, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो अगर महाराष्ट्र का प्रीसीएस है तो मुझे महाराष्ट्र में भी कहाँ पे मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं वो देखना पड़ता है। तो वैसे भी आप अपने स्टेट का अगर दे रहे हो तो वो भी अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लेना, साथ ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज देखेंगे, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। तो ये तो पता है आपको कन्वेंशनल कौन सी होती है, नॉन कन्वेंशनल कौन सी होती है, उसके रिसोर्सेज क्या क्या है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसी के ऊपर अभी हमारे जो कॉप कितनी हुई है, 29 हुई है क्या, तो वो कॉप 29 कहाँ पे क्या कौन सी समिट हुई है इससे रिलेटेड, वो भी डिटेल में करेंगे। करंट अफेयर्स मतलब लिंक करना है, बस ऐसे ही पढ़ना है। पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ट्रेंड, डेंसिटी, सेक्स रेशो कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, ट्राइब्स, फिर रेशियल ग्रुप्स इन इंडिया, तो ये तो देखना ही पड़ेगा। आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आने के तो चांसेस है। वेटेज डिटेल में आप ज्योग्राफी का वेटेज देखोगे, ह्यूमन एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी जो होती है, तो इसका वेटेज आपको देखना है, ठीक है। इसका वेटेज कितना आता है, कौन से एरिया से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो देखना है। फिर यहाँ पे रूरल एंड सेटलमेंट, देखो यहाँ से ना इनकी स्कीम जो होती है ना, वो एटलीस्ट 2 स्कीम तो पूछी जाती है एग्जाम में, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो वो आपको स्कीम देखनी है इससे रिलेटेड। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट टाइप्स, पैटर्न, जैसे कि इंदिरा आवास योजना है, तो वो आपको यहाँ पे देखे मतलब यूज होगी। फिर इंडस्ट्रीज टाइप्स एंड देयर लोकेशन फैक्टर्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रेलवेज है, हाईवेज है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, पोर्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार आए थे, इसमें मेजर है। फिर माइनर पोर्ट है, तो पोर्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से डिटेल में करना है, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट और ये सब। और नेक्स्ट है यहाँ पे जो मैप बेस्ड क्वेश्चन, वही इन्होंने मैप बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिया का भी एक तो आपको लोकेशन ऑफ स्टेट, सिटीज, जैसे कि आपको पता है ना कि वो सिटी कहाँ पे लोकेट करती है, तो इस तरह से पॉइंट करके हमें बताना था कि एक मतलब सेम जो लैटिट्यूड है, इस तरह से लैटिट्यूड होता है ना, सेम लैटिट्यूड पे कौन सी सिटी लोकेट करती है, तो वो वहां पे हमें कनेक्ट करना था। अगर आपने मतलब ये यूपीएससी पैटर्न, यूपीएससी टाइप का क्वेश्चंस आया था, इस तरह से आया था। और एक भी था जैसे आप अगर केरला से निकलोगे और सीधा मणिपुर में जाओगे तो कितने स्टेट को क्रॉस करके जाओगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो लोकेशन आपको स्टेट की पता होना जरूरी है, सिटी कौन से स्टेट में कौन सी सिटी है, कहाँ पे लोकेट करते हैं। बेसिकली अगर आपका स्टेट है ना, जैसे मान लो मेरा महाराष्ट्र है, तो कैपिटल कौन सी है, हमारी मुंबई है, तो वैसे ही कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि कौन से मतलब जैसे हरियाणा का ले लो, हरियाणा की कैपिटल कौन सी है, चंडीगढ़ है, तो बिल्कुल वैसे ही पता होना जरूरी है।
तो ये सिटी पता होनी चाहिए, मिनरल एंड उनकी इंडस्ट्रीज, तो इनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो आपको मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको वर्ल्ड के 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लो 3 क्वेश्चंस आए, कभी कभी 4 भी आते हैं, तो यहाँ पे आपके 6 मार्क्स बन जाते हैं। अगर इंडिया से ले लो, इंडिया से दो भी ले लो, 4, मतलब मैप से लगभग आपको 10 मार्क्स तो मिल जाते हैं। बहुत इजी होता है मैप का, यहाँ पे आपको ना लूज नहीं करना चाहिए मार्क्स मैप से। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत इजी है इसको, मतलब बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एटलीस्ट जो 12th की एनसीईआरटीज है, 2 एनसीईआरटीज है, तो फंडामेंटल इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है, उनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इनको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स, अक्टूबर के आप करंट अफेयर्स इसके साथ कर लेना, अक्टूबर 2024। वैसे आपको बता दूं, विजन की जो 365 जो होती है प्रीलिम्स की, वो आ चुकी है। इसकी पॉलिटी क्या आई है, तो उन्होंने उसमें क्या क्या कवर किया है, अप्रैल से लेके पॉलिटी के अक्टूबर तक के कवर किए हैं, अक्टूबर के कवर किए। तो आप वहां से भी आप जो है पॉलिटी वाला पोर्शन कवर कर सकते हो। बाकी के जो है दूसरे जो है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट वाला जो है, वो आप यहाँ से मैगजीन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंट लगा मुझे मैंने बताया। यहाँ पे हमने सिलेबस देखा, आप सिलेबस मान लो कि जो 2 एनसीईआरटी है वही भी पढ़ लो तो सफिशिएंट है। मैं अगेन कह रही हूँ कि आपको कोर सब्जेक्ट बिल्कुल भूलना नहीं है। मैंने हर बार बताती हूँ कि कोर सब्जेक्ट हमारे ये हैं, एक तो पॉलिटी आता है कोर सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स आता है कोर सब्जेक्ट में, फिर ज्योग्राफी और एनवायरमेंट ये कोर सब्जेक्ट में आते हैं। तो इनको बिल्कुल भी स्किप तो नहीं करना। इनकी जो भी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए, वो अगर वो नहीं है तो क्लियर करें, और यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। इतना अच्छे से पढ़िए, बेसिक कवर करिए, तो आपको ना बाद में आपको आंसर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हिस्ट्री में जो 3 हिस्ट्रीज है ना, एक तो एंशियंट है, मिडाइवल और मॉडर्न, ये जो 3 हिस्ट्रीज है, तो इसमें से एंशियंट का वेटेज बढ़ रहा है थोड़ा, मॉडर्न में से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, एंशियंट में से लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं, और मिडाइवल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका वेटेज थोड़ा मतलब है, बट बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मैं बस इसीलिए बता रही हूँ आपको। और गवर्नमेंट स्कीम भी है, जो भी अभी मैंने बताई थी, 2 गवर्नमेंट स्कीम आती है, तो उसको भी मतलब जो न्यूज में है गवर्नमेंट स्कीम, तो उसको देखते रहिए। बाकी करंट अफेयर्स तो आपको करने ही करने हैं, उसका कोई ये नहीं है। बट स्टैटिक्स पोर्शन आपका 75% क्वेश्चन कवर करता है। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि ये जो आपका कोर सब्जेक्ट है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से मतलब याद रखिए। जो चीजें आपको याद नहीं रहती उसको अच्छे से याद रखिए, और बिल्कुल एग्जाम में गलती नहीं करनी है। और एक चीज आपको यहाँ पे मुझे बतानी है, होल्ड ऑन। हाँ, तो वो चीज ये है कि जब भी आप ना पीवाईक्यू करते हो ना, पीवाईक्यू में आपको ये याद रखना है, यूपीएससी का जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज पे फोकस करिए। और लैंग्वेज में खास करके कि कौन सा वर्ड पे ज्यादा फोकस किया है, जैसे कि कैन पे फोकस होता है, एज वेल एज होता है, तो इन चीजों पे, या लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, इस तरह से जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस दीजिए कि किस तरह से पूछा है। अगर इसके ऊपर आप फोकस नहीं दोगे ना, इससे पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदलता है। तो आपको यूपीएससी की लैंग्वेज को परखना है, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। कभी कभी ऐसे होता है ना, हमको लगता है हमने पढ़ के तो हम आए हैं, लेकिन गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो यूपीएससी की लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करिए। अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो बिल्कुल स्किप ना करें। ये जो प्रोसेस है छोटी छोटी लगती है आपको, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करके देती है एट द एंड। तो बस इतना ही कहना है, और आज के लिए बस धन्यवाद।